नमस्ते। आज हम अपराध और मनोविज्ञान की दुनिया में एक अनूठी यात्रा पर निकल रहे हैं। हाँ, और एक ऐसी किताब के साथ जिसने इस क्षेत्र की आप कह सकते हैं नींव रखी। हम बात कर रहे हैं हैंस ग्रॉस की 1898 की क्लासिक रचना क्रिमिनल साइकोलॉजी, अ मैनुअल फॉर जजेस, प्रैक्टिशनर्स एंड स्टूडेंट्स की। जी हाँ, और हमारी आज की चर्चा का आधार है इसी ऐतिहासिक किताब का एक हिंदी ऑडियो बुक सारांश। ये किताब अपने आप में एक मील का पत्थर है, पता है? हाँ, सुना है। क्यों? इसे क्या खास है इसमें? क्योंकि इसे अपराध विज्ञान यानी क्रिमिनोलॉजी को मनोविज्ञान के साथ व्यवस्थित रूप से जोड़ने वाली पहली महत्वपूर्ण रचना माना जाता है। इसने एक बिल्कुल नए नजरिए की शुरुआत की। बिल्कुल। हैंस ग्रॉस, जो ऑस्ट्रिया में अपराध विधि के प्रोफेसर थे, उन्होंने ऐसे सिर्फ एकेडमिक जगत के लिए नहीं लिखा था, सही? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये न्यायाधीशों, वकीलों, पुलिस अधिकारियों और हाँ, कानून के छात्रों के लिए भी एक व्यावहारिक गाइड, एक तरह की हैंडबुक के तौर पर तैयार की गई थी। और इसका जो सेंट्रल आइडिया वो क्या है? वो बहुत शक्तिशाली है कि अपराध की जटिल गुत्थियों को सुलझाने के लिए हमें इंसानी दिमाग की कार्यप्रणाली मतलब मनोविज्ञान को समझना ही होगा। अच्छा। और यही हमारी आज की इस गहरी पड़ताल का मकसद भी है। इस प्रभावशाली किताब के बुनियादी विचारों, उनकी बारीकियों और आज भी उनकी क्या प्रासंगिकता है, इसे समझना। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं, इस खजाने को खोलते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि इस किताब की बनावट कैसी है? कैसे ग्रॉस ने इतने बड़े विषय को ऑर्गेनाइज किया? देखिए, ग्रॉस ने इसे मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा है, जो काफी तार्किक लगता है। पहला हिस्सा है व्यक्तिनिष्ठ स्थितियां या सब्जेक्टिव कंडीशंस। इसमें फोकस उन किरदारों पर है जिनके अपने मानसिक जगत का असर न्याय प्रक्रिया पर पड़ता है, खास तौर पर न्यायाधीश। मतलब उनकी सोच, उनके पूर्वाग्रह। हाँ, उनकी सोच, पूर्वाग्रह, उनकी थकान, ये सब कैसे निर्णय को प्रभावित करते हैं, ये सब पहले हिस्से में है। और दूसरा हिस्सा? दूसरा हिस्सा है वस्तुनिष्ठ स्थितियां। अच्छा। यहाँ ध्यान उन लोगों पर है जिनकी गवाही या जिनके कार्य जांच के केंद्र में होते हैं, मतलब गवाह और अपराधी। उनकी याददाश्त, उनका बर्ताव, वो सब। बिल्कुल। उनकी याददाश्त कितनी भरोसेमंद है, उनके व्यवहार में क्या संकेत छिपे हो सकते हैं, वे सच बोल रहे हैं या धोखा दे रहे हैं, इन सब पहलुओं की मनोवैज्ञानिक पड़ताल इसमें की गई है। दिलचस्प विभाजन है। आपने शुरू में भारतीय संदर्भ का जिक्र किया था। ये किताब तो ऑस्ट्रिया में मतलब 100 साल से भी पहले लिखी गई थी। तो भारत के लिए ये आज कैसे प्रासंगिक है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कानून और अपराध की चुनौतियां भले ही अलग अलग देशों में थोड़ी अलग हों, लेकिन इंसानी मनोविज्ञान के जो मूल सिद्धांत हैं वो तो यूनिवर्सल होते हैं, है ना? हाँ, वो तो है। ग्रॉस जिन मुद्दों की बात करते हैं, जैसे गवाही कितनी भरोसेमंद है, क्या जज निष्पक्ष रह पाते हैं, अपराधी को सिर्फ सजा मिलनी चाहिए या सुधार का मौका भी, ये सारे सवाल आज भारतीय कानूनी प्रणाली और समाज में भी उतने ही अहम है। तो मतलब इंडियन पीनल कोड वगैरह में भी इसका असर दिखता है? हाँ, भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों की जांच और अदालती कार्रवाई में अपराध मनोविज्ञान की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ग्रॉस के विचार इस विकास को समझने में मदद करते हैं। समझ गया। चलिए, तो फिर पहले भाग व्यक्तिनिष्ठ स्थितियों से ही शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं न्यायाधीश के मनोविज्ञान की। ये सोचना ही थोड़ा अजीब लगता है कि कानून की व्याख्या करने वाला जज खुद अपनी भावना या पूर्वाग्रहों से प्रभावित हो सकता है। हाँ, लेकिन ग्रॉस का नजरिया बहुत यथार्थवादी था। वो मानते थे कि न्यायाधीश भी आखिर इंसान ही है। वे कानून के विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन वे मानवीय कमजोरियों से परे नहीं है। थकान, चिड़चिड़ाहट, व्यक्तिगत अनुभव, यहाँ तक कि अवचेतन में बैठे पूर्वाग्रह भी। बिल्कुल, ये सब अनजाने में उनके फैसलों पर असर डाल सकते हैं। इसका कोई ठोस उदाहरण, जैसे शायद सारांश में कुछ बताया गया था, बचपन का अनुभव? हाँ, बिल्कुल। जैसे हो सकता है किसी न्यायाधीश का बचपन का कोई बुरा अनुभव उन्हें किसी खास तरह के अपराध के प्रति ज्यादा कठोर बना दे, शायद कानून की जरूरत से भी ज्यादा। सच में? हाँ, और यही न्यायिक पूर्वाग्रह यानी जुडिशियल बायस का विचार सामने आता है। ग्रॉस इस बात पर जोर देते हैं कि ये जरूरी नहीं कि पूर्वाग्रह जानबूझकर हो। अच्छा, अनजाने में भी? हाँ, कई बार हमारे पिछले अनुभव, हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि या हमारी मान्यताएं हमारे सोचने के तरीके को इस तरह ढाल देती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता और हमारा निर्णय प्रभावित हो जाता है।
और ऑडियो बुक सारांश में भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में भी इसका जिक्र था। जी हाँ, पूर्वाग्रहों की संभावना का जिक्र है, जो दिखाता है कि ये किसी एक देश या काल की समस्या नहीं बल्कि एक मानवीय चुनौती है। तो अगर न्यायाधीश भी अनजाने में पक्षपाती हो सकते हैं, तो निष्पक्ष न्याय कैसे होगा फिर? ग्रॉस ने इसका क्या हल सुझाया? ग्रॉस का समाधान देखिए क्रांतिकारी था, खासकर अपने समय के हिसाब से। उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। आत्म जागरूकता मतलब खुद को जानना। हाँ, न्यायाधीशों को लगातार अपनी मानसिक स्थिति, अपनी भावनाओं और अपने संभावित पूर्वाग्रहों का आत्मविश्लेषण करते रहना चाहिए। उन्हें खुद से पूछना चाहिए कि कहीं उनका कोई व्यक्तिगत झुकाव उनके फैसले पर हावी तो नहीं हो रहा। तो निष्पक्षता सिर्फ कानून जानने से नहीं आती? ग्रॉस के लिए निष्पक्षता सिर्फ कानून के ज्ञान पर नहीं, बल्कि न्यायाधीश की अपनी मनोवैज्ञानिक समझ पर भी निर्भर करती है। इसे ऐसे समझें, ग्रॉस का क्रांतिकारी विचार सिर्फ ये नहीं था कि न्यायाधीश क्या जानते हैं, बल्कि ये कि वो खुद को कितनी अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा। उन्होंने तर्क दिया कि निष्पक्ष न्याय की शुरुआत न्यायाधीश द्वारा अपने छिपे हुए पूर्वाग्रहों का सामना करने से होती है, एक आईना जो भीतर की ओर मुड़ा हो। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। न्याय की निष्पक्षता असल में न्यायाधीश की आत्म जागरूकता से जुड़ी है। चलिए अब न्यायाधीश से आगे बढ़कर न्याय प्रक्रिया के एक और अहम किरदार यानी गवाहों पर आते हैं। ग्रॉस गवाहों के मनोविज्ञान को कैसे देखते थे? गवाहों को लेकर ग्रॉस की चिंताएं काफी गंभीर थीं। उनका मानना था कि गवाह जिन पर अक्सर केस का दारोमदार होता है, कई कारणों से अविश्वसनीय हो सकते हैं। मतलब वो झूठ बोल सकते हैं? ऐसा नहीं कि हर गवाह जानबूझकर झूठ बोलता है, हालांकि वो भी एक संभावना है, लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। जैसे कि? क्या कारण हो सकते हैं? जैसे कि साधारण मानवीय भूल, हमारी याददाश्त परफेक्ट नहीं होती। खासकर किसी तनावपूर्ण या चौंकाने वाली घटना के समय गवाह महत्वपूर्ण बातें भूल सकते हैं या घटनाओं के क्रम को गलत याद रख सकते हैं। ये तो होता है। फिर भावनाओं का प्रभाव है, डर, गुस्सा, दुख या किसी पक्ष के प्रति सहानुभूति, ये सब गवाही को रंग दे सकते हैं। और शायद शारीरिक कष्ट भी। सारांश में ऐसा कुछ था? हाँ बिल्कुल, उदाहरण था कि कोई गवाह शायद तीव्र दर्द या डर की वजह से सच छुपा ले या उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करे। सही। और ये गवाही की विश्वसनीयता का मुद्दा तो आज भी एक बड़ी चुनौती है भारत में भी। बिल्कुल। अदालतों को अक्सर गवाहों के बयानों के आधार पर फैसले लेने होते हैं, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति, बाहरी दबाव या याददाश्त की सीमाएं, ये सब उनकी गवाही की सच्चाई को प्रभावित कर सकती हैं। तो फिर सच का पता कैसे लगाया जाए? अगर गवाह अविश्वसनीय हो सकते हैं, तो ग्रॉस क्या रास्ता सुझाते हैं? ग्रॉस ने यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण तकनीक पर जोर दिया, क्रॉस एग्जामिनेशन यानी प्रति परीक्षा, जिसे हम जिरह कहते हैं। जिरह, हाँ। उनका मानना था कि कुशल प्रति परीक्षा के जरिए गवाह के बयान में मौजूद विसंगतियों, विरोधाभासों और यहाँ तक कि झूठ को भी उजागर किया जा सकता है। ये सिर्फ कानूनी दांव-पेच नहीं था? नहीं, ग्रॉस के लिए प्रति परीक्षा गवाह की मानसिक स्थिति, उसकी प्रेरणाओं और उसकी याददाश्त की सीमाओं को समझने का एक मनोवैज्ञानिक उपकरण भी था। अच्छा। ये दिखाता है कि ग्रॉस के अनुसार अपराध जांच में मनोविज्ञान कितना जरूरी है। सिर्फ तथ्यों को जानना काफी नहीं है, बल्कि उन तथ्यों को बताने वाले इंसान के मन को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तथ्य बताने वाले व्यक्ति को समझना, ये वाकई एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अब आते हैं इस कहानी के तीसरे कोण पर, अपराधी। ग्रॉस अपराधी के मनोविज्ञान के बारे में क्या सोचते थे? क्या उस जमाने के आम नजरिए की तरह वे उन्हें पैदाइशी बुरा या पागल मानते थे? नहीं, और यही ग्रॉस अपने समय से बहुत आगे थे। अच्छा। उस दौर में अक्सर अपराधियों को स्वाभाविक रूप से दुष्ट या मानसिक रूप से विकृत मान लिया जाता था, लेकिन ग्रॉस का दृष्टिकोण ज्यादा मानवीय और वैज्ञानिक था। वो मानते थे कि ज्यादातर अपराधी जन्मजात बुरे या पागल नहीं होते, बल्कि वे अक्सर जटिल सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों का परिणाम होते हैं। जैसे सारांश में वो उदाहरण था कि कोई व्यक्ति अत्यधिक गरीबी या अभाव के कारण चोरी जैसा अपराध करने पर मजबूर हो सकता है। सही कहा। ग्रॉस का मानना था कि हमें अपराधी के कार्यों के पीछे छिपे कारकों को देखना चाहिए। क्या वो गरीबी का शिकार है? क्या उसे कोई मानसिक तनाव या बीमारी है? क्या वो बुरे सामाजिक माहौल में पला बड़ा है? ये सवाल अपराध को समझने के लिए जरूरी हैं। और ये सोच फिर अपराधी सुधार से जुड़ जाती है, रिहैबिलिटेशन। बिल्कुल, जिसका जिक्र सारांश में भारतीय संदर्भ के साथ भी किया गया है।
अगर अपराधी केवल बुराई का पुतला नहीं है बल्कि परिस्थितियों का शिकार भी है, तो सिर्फ सजा देना काफी नहीं है, उसके सुधार की संभावना पर भी विचार करना जरूरी हो जाता है। ये जो प्रेरणा को समझने की बात है, ये वाकई सोचने वाली है। तो अपराधी को समझने के लिए ग्रॉस की मुख्य सलाह क्या थी? ग्रॉस के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपराधी की प्रेरणा, मोटिवेशन को समझना। हाँ, क्यों किया? हाँ, क्यों किया, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसके जीवन के कौन से हालात उसे इस रास्ते पर ले आए। जब हम इस क्यू को समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम अपराध को सिर्फ एक कानून तोड़ने वाली घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक घटना के रूप में देख पाते हैं। सही। ग्रॉस का आग्रह था कि अपराध के कृत्य से परे जाकर उसके कारण को समझें, अपराध को एक मनोवैज्ञानिक घटना के रूप में देखें, न कि केवल एक कानूनी उल्लंघन। और शायद तभी हम भविष्य में वैसे अपराधों को रोकने के लिए कुछ सार्थक कर सकते हैं। ये तो हुआ किताब का पहला भाग, व्यक्तिनिष्ठ स्थितियां। अब दूसरे भाग, वस्तुनिष्ठ स्थितियों की ओर बढ़ते हैं, जिसमें ग्रॉस गवाहों और अपराधियों के व्यवहार और मानसिक स्थिति पर और गहराई से नजर डालते हैं। शुरुआत गवाह की स्मृति से करते हैं, जिसकी अविश्वसनीयता की बात पहले भी हुई थी। हाँ, दूसरे भाग में ग्रॉस इस मुद्दे पर और विस्तार से बात करते हैं। वो स्पष्ट करते हैं कि इंसानी याददाश्त किसी वीडियो रिकॉर्डर की तरह काम नहीं करती, जो सब कुछ हूबहू दर्ज कर ले। सही बात है। हमारी यादें समय के साथ बदल सकती हैं, उनमें नई जानकारी जुड़ सकती है या पुरानी बातें धुंधली पड़ सकती हैं। खासकर जैसा हमने पहले कहा, तनावपूर्ण या भावनात्मक रूप से आवेशित स्थितियों में याददाश्त और भी अविश्वसनीय हो सकती है। ये तुम सबने अनुभव किया होगा। सारांश में भी उदाहरण है कि कैसे कोई गवाह किसी दुर्घटना या अपराध जैसी तनावपूर्ण घटना के दौरान अहम विवरण भूल सकता है या उसे गलत तरीके से याद रख सकता है। बिल्कुल, और इसीलिए ग्रॉस के अनुसार गवाही का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ गवाह के कहने पर भरोसा नहीं कर सकते। नहीं, सिर्फ इसलिए कि गवाह कुछ कह रहा है उसे आंख बंद करके सच मान लेना खतरनाक हो सकता है। सारांश इसे भारतीय संदर्भ से भी जोड़ता है, जहां गवाही का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन जरूरी माना जाता है। तो ग्रॉस का तरीका क्या था इस अविश्वसनीय स्मृति को परखने का? कैसे पता लगाएं कि गवाह जो कह रहा है वो कितना सही है? ग्रॉस ने सुझाव दिया कि गवाह की स्मृति का व्यवस्थित रूप से परीक्षण यानी टेस्टिंग किया जाना चाहिए। टेस्टिंग कैसे? इसका मतलब है उनसे अलग अलग कोणों से सवाल पूछना, उनके बयानों में समय के साथ होने वाले बदलावों पर ध्यान देना, उनकी गवाही की तुलना अन्य उपलब्ध साक्ष्यों से करना, जैसे फिजिकल एविडेंस या दूसरे गवाहों के बयान। हाँ बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया का लक्ष्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि गवाह क्या कह रहा है, बल्कि ये भी समझना है कि उसकी याददाश्त कितनी भरोसेमंद है और क्यों। विश्वसनीय साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए ये मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बहुत जरूरी है। मतलब हमारी यादें परफेक्ट रिकॉर्डिंग नहीं है? बिल्कुल नहीं। ग्रॉस ने गवाहों के बयानों का सख्ती से परीक्षण और सत्यापन करने की आवश्यकता पर बल दिया। ठीक है, अब गवाहों से हटकर अपराधियों के व्यवहार पर आते हैं। जिस तरह गवाहों की स्मृति अविश्वसनीय हो सकती है, क्या अपराधियों के व्यवहार में भी ऐसे संकेत छिपे होते हैं जिन्हें समझना जरूरी है? ग्रॉस का अवलोकन था कि अपराधी, खासकर जो पेशेवर अपराधी होते हैं, वो अक्सर झूठ बोलने और जांचकर्ताओं को धोखा देने में माहिर होते हैं। अच्छा। हाँ, वे अपनी भावनाओं को छुपाने, झूठी कहानियां गढ़ने और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि वे सजा से बच सकें या उसे कम करवा सकें। सारांश में एक बहुत आम उदाहरण दिया गया था, बातचीत के दौरान नजरें चुराना। क्या ग्रॉस ऐसी बातों पर ध्यान देने को कहते थे? हाँ बिल्कुल, और यहीं से ग्रॉस का काम आधुनिक फोरेंसिक मनोविज्ञान और खासकर अपराधी प्रोफाइलिंग, जिसे क्रिमिनल प्रोफाइलिंग कहते हैं, उससे जुड़ता है, जिसका जिक्र सारांश में भारतीय संदर्भ के साथ भी था। हाँ, ग्रॉस ने जांचकर्ताओं को सलाह दी कि वे सिर्फ अपराधी के शब्दों पर ही ध्यान न दें, बल्कि उसके हाव भाव, उसकी शारीरिक भाषा यानी अशाब्दिक संकेतों को भी गौर से देखें। नॉन वर्बल क्यूज। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि अपराधी क्या कह रहा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो सकता है कि उसका शरीर क्या कह रहा है, उसकी बेचैनी, उसकी घबराहट या उसका असामान्य रूप से शांत रहना। कई मामलों में हाँ, ग्रॉस का मानना था कि ये अशाब्दिक संकेत अक्सर उन भावनाओं या विचारों को प्रकट कर सकते हैं जिन्हें अपराधी छुपाने की कोशिश कर रहा है, जैसे झूठ, अपराध बोध या डर। लेकिन इनकी व्याख्या तो सावधानी से करनी होगी। बेशक बेशक, इन संकेतों की व्याख्या सावधानी से करनी होती है, लेकिन ग्रॉस ने इस विचार की नींव रखी कि अपराधी के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जांच में एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है।
शब्द झूठ बोल सकते हैं, पर शरीर अक्सर सच्चाई जाहिर कर देता है। ग्रॉस ने अशाब्दिक संकेतों को पढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। हाँ, जो आधुनिक फोरेंसिक्स का एक आधार स्तंभ है। प्रतीक कैसे दिखते हैं? ये ग्रॉस के विश्लेषण का एक और दिलचस्प पहलू है। उनका मानना था कि हमारे छोटे छोटे, अक्सर अनजाने में किए गए व्यवहार या आदतें गहरे मनोवैज्ञानिक अर्थों के प्रतीक हो सकते हैं। छोटे व्यवहार जैसे कोई खास तरह का हाव भाव, बार बार दोहराई जाने वाली कोई क्रिया या किसी विशेष वस्तु के प्रति लगाव, ये सब उस व्यक्ति की आंतरिक स्थिति, उसके डर, उसकी इच्छाओं या उसके इरादों का संकेत दे सकते हैं। सारांश में इसे भारतीय संदर्भ में चेहरे के भाव पढ़ने या फेस रीडिंग से जोड़ा गया था। हाँ, ये हमें सिखाता है कि कभी-कभी अपराध की गुत्थी सुलझाने का सुराग किसी बहुत छोटे, बज़ाहिर गैर अहम दिखने वाले विवरण में छिपा हो सकता है। छोटे व्यवहारिक संकेत शक्तिशाली प्रतीक हो सकते हैं, जो छिपी सच्चाइयों को उजागर करते हैं। सही। अब एक ऐसा विषय आता है जो थोड़ा चौंकाने वाला और अप्रत्याशित लगता है। ग्रॉस का कीमिया यानी एल्केमी से संबंध जोड़ना। अपराध मनोविज्ञान और कीमिया, ये कैसे जुड़ा? हाँ, ये वाकई ग्रॉस के काम का एक अनूठा और शायद सबसे कम समझा जाने वाला पहलू है। उन्होंने कीमिया के कुछ रूपकों और सिद्धांतों का इस्तेमाल अपराधी के मनोवैज्ञानिक पतन और संभावित उत्थान को समझने के लिए किया। अच्छा। कीमिया का लक्ष्य तो वो था ना, साधारण धातु को सोने में बदलना, रूपांतरण। बिल्कुल। ग्रॉस ने इसी रूपांतरण की प्रक्रिया की तुलना अपराधी के सुधार की संभावना से की। इसका कोई उदाहरण? कैसे? जैसे कीमिया में एक चरण होता है निग्रिडो। इसका अर्थ है अंधकार, विघटन या काला पड़ना। इसे अक्सर परिवर्तन की प्रक्रिया का पहला सबसे कठिन चरण माना जाता है। ग्रॉस ने इसकी तुलना एक अपराधी के नैतिक और मानसिक पतन, उसके अपराध में गहरे धंसने की स्थिति से की। लेकिन जैसे कीमिया में निग्रिडो के बाद शुद्धिकरण और रूपांतरण के चरण आते हैं, वैसे ही ग्रॉस का मानना था कि अपराधी के पतन को समझकर, उसके कारणों का विश्लेषण करके, उसके सुधार और पुनर्वास का रास्ता खोजा जा सकता है। ये तो अद्भुत है। सारांश में इसका संभावित भारतीय दार्शनिक संबंध कर्म चक्र से भी जोड़ा गया है, मतलब पतन और उत्थान का चक्र। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे अलग-अलग संस्कृतियों ने मनुष्य के आंतरिक संघर्ष, पतन और विकास की संभावना को समझने की कोशिश की है। ग्रॉस का निष्कर्ष यहाँ भी आप देखें तो आशावादी था। क्या निष्कर्ष था? उनका मानना था कि अपराधी को गहराई से समझने से ही उसके सुधार की कुंजी मिल सकती है। ये फिर से उसी मूल विचार पर जोर देता है कि अपराध सिर्फ एक कानूनी समस्या नहीं, बल्कि मूल रूप से एक मनोवैज्ञानिक मुद्दा है, जिसके समाधान के लिए मनोवैज्ञानिक समझ जरूरी है। अपराध के अंधकार में भी ग्रॉस ने परिवर्तन की क्षमता देखी। हाँ, ठीक कीमिया के लक्ष्य की तरह ये सुझाव देते हुए कि समझ के माध्यम से पुनर्वास संभव है। और जब हम सांस्कृतिक संदर्भों की बात कर ही रहे हैं, तो एक बार फिर भारतीय संदर्भ पर लौटते हैं। जैसा हमने चर्चा की, ये विचार आज भारत में कैसे लागू होते हैं? जैसा पहले कहा, भारतीय दंड संहिता के तहत जांच प्रक्रिया, अपराध मनोविज्ञान का उभरता क्षेत्र और खास तौर पर अपराधियों के पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन पर बढ़ता जोर, इन सभी क्षेत्रों में ग्रॉस के विचार गूंजते सुनाई देते हैं। अच्छा। अपराध के पीछे की प्रेरणा को समझना, गवाहों की गवाही का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना, न्यायिक पूर्वाग्रहों के प्रति सचेत रहना और सजा के साथ साथ सुधार की संभावना तलाशना, ये सब ग्रॉस के काम के मूल तत्व हैं जो आज भी भारतीय न्याय प्रणाली और समाज के लिए बेहद प्रासंगिक हैं। इस किताब की प्रेरणा या उत्पत्ति के बारे में भी सारांश में कुछ दिलचस्प बल्कि थोड़ी विवादास्पद जानकारी दी गई है। क्या था वो? हाँ, ये एक ऐसा बिंदु है जिसे सावधानी से प्रस्तुत करना जरूरी है। देखिए, ऑडियो बुक सारांश में ये उल्लेख किया गया है कि इस किताब के कुछ विचारों की प्रेरणा शायद अप्रत्यक्ष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान या उसके आसपास विकसित हुई मनोवैज्ञानिक प्रचार तकनीकों से जुड़ी हो सकती है। मनोवैज्ञानिक प्रचार मतलब प्रोपेगेंडा? हाँ, इसमें पॉल एम ए लाइनबर्गर नाम के एक व्यक्ति का जिक्र है, जिन्होंने कथित तौर पर CIA और अमेरिकी सेना के लिए मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पर काम किया था और प्रचार को युद्ध का एक महत्वपूर्ण हथियार माना था। तो क्या ग्रॉस उनसे जुड़े थे? नहीं, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये जानकारी हमें उपलब्ध कराए गए ऑडियो बुक सारांश से मिल रही है और हम इसे उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि ग्रॉस सीधे तौर पर उससे जुड़े थे, बल्कि ये कि सारांश प्रस्तुत करने वाले ने शायद विचारों में कोई समानता देखी हो।
हमें स्रोत के प्रति ईमानदार रहना है। समझ गया। और ये भी अच्छी बात है कि जो लोग इस ऐतिहासिक किताब को खुद पढ़ना और समझना चाहते हैं, उनके लिए सारांश में बताया गया है कि ये प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग जैसी जगहों पर मुफ्त में ऑनलाइन उपलब्ध है। जी बिल्कुल, ज्ञान तक पहुंच अब पहले से कहीं ज्यादा आसान है। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटते हुए हम हैंस ग्रॉस के मुख्य योगदान को कैसे रेखांकित कर सकते हैं? उन्होंने क्या बदला? संक्षेप में कहें तो हैंस ग्रॉस ने कानून और न्याय की दुनिया में मनोविज्ञान के दरवाजे खोले। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर हमें अपराध को समझना है, न्याय करना है और शायद भविष्य में अपराध को रोकना है, तो हमें इंसानी दिमाग को समझना होगा। न्यायाधीशों, गवाहों और अपराधियों का दिमाग? हाँ, उन सब के दिमाग को। उन्होंने न्याय प्रक्रिया के मानवीय पहलू को केंद्र में रखा, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। एक तरह से उन्होंने मनोविज्ञान को कानूनी प्रणाली में एकीकृत करने का मार्ग प्रशस्त किया। और क्या उनके इस काम का प्रभाव आज भी कायम है? निश्चित रूप से। ग्रॉस के विचार आधुनिक फोरेंसिक मनोविज्ञान, अपराध विज्ञान यानी क्रिमिनोलॉजी और यहाँ तक कि पुलिस जांच तकनीकों के लिए भी मूलभूत साबित हुए हैं। जैसे कि अपराधी प्रोफाइलिंग, गवाही का विश्लेषण, झूठ पकड़ने की तकनीकें, अशाब्दिक संकेतों का महत्व, इन सब की जड़ें कहीं न कहीं ग्रॉस के 1 सदी से भी पहले किए गए काम में मिलती हैं। उन्होंने जो सवाल उठाए थे वे आज भी उतने ही प्रासंगिक और चुनौतीपूर्ण हैं। और यही हमें हमारे अंतिम विचारोत्तेजक बिंदु पर लाता है, जिस पर हमारे श्रोता शायद सोचना चाहें। बिल्कुल। सोचने वाली बात यह है, ग्रॉस ने ये सब 1898 में लिखा था। आज 1 सदी से ज्यादा समय बीत जाने के बाद हमें ये सोचना चाहिए कि हम न्याय प्रणाली के भीतर पूर्वाग्रहों को पहचानने और कम करने में वास्तव में कितने सफल हुए हैं। अपराध के पीछे की जटिल प्रेरणाओं को समझने और संबोधित करने में मनोविज्ञान का कितना प्रभावी ढंग से उपयोग कर पा रहे हैं। या एक और कोण से सोचें, हाँ, कि अगर अपराध के पीछे के क्यों को समझना इतना ही महत्वपूर्ण है जैसा ग्रॉस ने सुझाया, तो समाज के तौर पर हमारा जोर सिर्फ दंड देने पर होना चाहिए या हमें अपराधी के पुनर्वास और सुधार पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए? इन सवालों का कोई आसान जवाब नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन ग्रॉस का काम हमें इन पर गंभीरता से विचार करने के लिए जरूर प्रेरित करता है।